नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे जो हमारा अगला यूनिट है, जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट चल रही थी आपकी, ठीक है। उसमें पहला अगला यूनिट हमारा क्या है, यूनिट नंबर 6। इसमें हम बात करेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। इसके जो भी पॉइंट है उनको देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलील्स क्या होते हैं। जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, मतलब जो जीन के विभिन्न रूप होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं, ठीक है। जो इसके अलग अलग रूप होते हैं, ठीक, कई प्रकार के होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। गैमीट की बात करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है क्या है, गैमीट। गैमीट क्या होता है? ये एक यौन इकाई है, या इसे इंग्लिश में इसे सेक्सुअल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं, अगर आपसे आ जाता है कि गैमीट क्या होता है, आप इतना बोल सकते हैं कि सेक्सुअल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं, ठीक है। जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है जिनकी, उनको क्या कहते हैं, उन्हें एलील्स कहते हैं। अगला बात करते हैं विरोधाभासी लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, या इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। विरोधाभासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या विरोधाभासी कैरेक्टर चिन्हित जो फिनोटाइप डिफरेंस के साथ साथ अलग अलग पौधों की विशेषताएं विपरीत लक्षण या अनुगामी के रूप में जानी जाती हैं, जैसे लाल और सफेद फूल का रंग, पीला और हरा बीज का रंग। मतलब ये होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। एक होता है हमारा फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है। एक होता है हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप पहले इसको देख लेते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? जो हमारा प्लांट होता है उसको हम बाहर से कैसा देख सकते हैं, उसका आकार कैसा है, उसका कलर कैसा है, ठीक है। और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, या झाड़ी नुमा है, कैसा भी, जो हमें बाहर से दिखाई देता है प्लांट में, ठीक है। जो भी परिवर्तन, जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है जो उसके आंतरिक रूप में परिवर्तन होता है, जो उसके आंतरिक रूप में चीजें पाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। जैसे हम लोग हैं, तो हमारे लोगों में जो हमारा शरीर हमें दिखाई दे रहा है कि दो आंख है, नाक कैसी है, छोटी है, बड़ी है, शरीर कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, पैर कैसे हैं, आगे है, पीछे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होंगी, फिनोटाइप हो जाएंगी। हमारे अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हमारे अंदर क्या क्या, किस किस तत्व की कमी है, कौन कौन सी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं, हमारे ब्लड में कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी चीजें, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती है, जीनोटाइप में, ठीक है। जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या होते हैं, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जिन्हें हम अपनी आंखों से देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है, जो फिनोटाइप होता है, मतलब जो इसमें सिलेक्टिव फिनोटाइप होता है, डिफरेंस, उसके साथ साथ अलग पौधों की विशेषताएं विपरीत लक्षण या अनुगामी रूप में जानी जाती है उसे। मतलब ये कह रहा है, जो हमने फिनोटाइप को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसके अलावा कोई अलग जो हमारा डिफरेंस होता है, जो कि इसके विपरीत होता है, जो हमने सिलेक्ट किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरोधाभासी लक्षण के रूप में उसे जानते हैं। जैसे लाल और सफेद जो फूल का रंग होता है, पीला और हरा जो बीज का रंग होता है, ये कैसे होते हैं, विरोधाभासी होते हैं। लाल हरा, लाल सफेद, ठीक है, पीला और हरा। अगला हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है, बैक क्रॉस क्या होता है। अगला पॉइंट क्या है, बैक क्रॉस क्या होता है। अपने माता पिता में से एक के साथ F1 के संस्करण को बैक क्रॉस कहा जाता है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए बैक क्रॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब मान लो ये फादर है, ठीक है, ये फादर है और ये मदर है, ठीक है, इनका क्रॉस हुआ तो क्या बना, या तो सन बनेगा या डॉटर बनेगा, या तो सन होगा या डॉटर होगा, भाई, या तो लड़का होगा या लड़की होगी इनके क्रॉस से। तो अगर लड़का होता है तो अगर अपनी माँ से क्रॉस करता है, ठीक है, और लड़की होगी तो किससे करेगी, फादर से क्रॉस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। मतलब जो नई पीढ़ी होती है वो अपनी पिछली पीढ़ी से क्या करती है, क्रॉस करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो उसका क्रॉस क्या आ जाता है, बैक पीढ़ी में चला जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 को उसकी अभिभावक रिसेसिव माता पिता के साथ टेस्ट करना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। मतलब जो उनके रिसेसिव पेरेंट होते हैं, क्या होते हैं, जो उनके रिसेसिव पेरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब मान लो RR थे, ये फादर हो गया,
और जो ये थे, ये डोमिनेंट थे। डोमिनेंट का मतलब होता है जिनके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। रिसेसिव का मतलब होता है लक्षण होते हैं लेकिन वो हमें क्या होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते, वो जो है छुपी अवस्था में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिसेसिव। ये क्या हो गया, रिसेसिव पेरेंट्स हो गए। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, मदर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इनसे जो F1 संतति हुई, कैपिटल आर स्मॉल आर हुई। ठीक है, इनसे जो F1 संतति कैसी हुई, कैपिटल आर और स्मॉल आर हुई। ठीक है, तो ये जो F1 संतति या जो अगली पीढ़ी हुई, इसका क्रॉस हम लोग किससे करेंगे? अगर लड़का हुआ तो मदर से करेंगे, अगर लड़की हुई तो, सुनो, इसमें क्या कहा जा रहा है, रेसेसिव पेरेंट से करना है। ठीक है, तो लड़का हुआ, ठीक है, तो किससे करेंगे, F1 संतति का किससे करेंगे, रेसेसिव पेरेंट से, मतलब मदर से ही करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगला बात करते हैं टॉप क्रॉस की। टॉप क्रॉस क्या होता है, एक इनबिल्ट लाइन और एक खुली परागित किस्म के बीच एक क्रॉस जिसे इनबिल्ट किस्में भी कहा जाता है या इनबिल्ट क्रॉस भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक इनबिल्ट लाइन और एक ओपन पॉलिनेटेड जो लाइन होती है, ठीक है, वैरायटी होती है, उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनबिल्ट क्रॉस या टॉप क्रॉस कहते हैं। अगला हम बात करते हैं मेंडेलियन लॉ की। मेंडल ने कितने नियम दिए थे, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी डिटेल समझेंगे। सबसे पहला है अलगाव का नियम। कौन सा नियम है, अलगाव का नियम है। ठीक है, इसमें हम अगर बात करते हैं, F1 में मौजूद जीन के दो एलील एक दूसरे को दूषित नहीं करते। ये अलग अलग युग्मकों में अपने मूल रूप में अलग अलग हो जाते हैं और समान आवृत्तियों में दो भिन्न प्रकार के युग्मक बनाते हैं। इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। मतलब इसका क्या है, जो हमारी F1 संतति हुई, मतलब हमारे जो सॉरी जो प्लांट्स के मम्मी पापा थे, ठीक है, उन्होंने क्रॉस किया तो अगला प्लांट बना, अगली पीढ़ी बनी। तो अगली पीढ़ी में जो दो एल्स आए, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, क्रॉस नहीं करते। ठीक है, लेकिन वो अलग अलग गैमिट में चले जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं और अलग अलग लक्षण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या अलगाव का नियम कहते हैं। ठीक है, मतलब F1 संतति में आ गए, एक दो मान लो दो एल्स F1 संतति में आ गए, तो ये जो है, ये एक दूसरे को क्रॉस ना करके ये अलग अपना लक्षण दिखाएगा, ये अलग अपना लक्षण दिखाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, और इनके लक्षण क्या होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, ये अलग किसी तरीके से दिखाई देगा, ये अलग दिखाई देगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है, या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम में कहा गया है, जब जीन के दो जोड़े F1 संयोजन में प्रवेश करते हैं तो दोनों का अपना स्वतंत्र प्रभुत्व प्रभाव होता है। मतलब मैंने कहा कैपिटल आर और स्मॉल आर ने क्रॉस किया, ठीक है, तो इसमें क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर आया। ठीक है, तो ये जब दूसरे नियम में दूसरे जो F1 संतति आ गई, ठीक है, इसमें जो दोनों आए, ठीक है, इनका जो स्वतंत्र प्रभुत्व, मतलब जो डॉर्मेंसी है, इंडिपेंडेंट डॉर्मेंसी है, वो क्या हुई, अलग अलग दिखाई दी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या और लॉ स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं जीन क्या होते हैं, व्हाट इज जीन। जीन की बात करते हैं, आनुवांशिक सामग्री का सबसे छोटा और कार्यात्मक भाग होता है। ठीक है, आनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जो लक्षण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और उनमें जो उपयोग हुई मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जो जीन होता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो कि सबसे स्मॉल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, जो जेनेटिक मटेरियल का सबसे फंक्शनल यूनिट कौन होता है, जीन होता है। जीन का एक वैकल्पिक रूप एलील होता है। वैकल्पिक वैकल्पिक रूप का मतलब होता है जो इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। मैंने अभी आपको बताया था एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उन्हें क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। अगला बात करते हैं एलील के बारे में। जब एक जीन के दो वैकल्पिक रूप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। मल्टीपल एलील की बात करते हैं, ये क्या होता है, एकल जीन के कई एलील को मल्टीपल एलील कहा जाता है। मल्टीपल का मतलब कई एलील हो गए, ठीक है, कई जीन हो गए। कई एलील के मामले में केवल F2 पीढ़ी में मोनोहाइब्रिड अनुपात देखा जाता है। ठीक है, मतलब F1 में तो क्या देखा जाता है, डाई हाइब्रिड। ठीक है, लेकिन F2 में क्या देखा जाता है, मोनोहाइब्रिड देखा जाता है। क्या देखा जाता है, मोनोहाइब्रिड देखा जाता है। ठीक है,
ये एक ही वर्ड को नियंत्रित करते हैं, मतलब ये एक ही क्या करते हैं, लक्षण को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगला बात करते हैं जो मल्टीपल एलील होते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ठीक है, मल्टीपल एलील क्या होते हैं, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ठीक है, अगला बात करते हैं बहुविकल्पी एलील के उदाहरण। बहुविकल्पी एलील के उदाहरण। ठीक है, तो अगर बात करते हैं मल्टीपल एलील के उदाहरण की, खरगोशों में जो फर का रंग होता है वो कैसा होता है, वो मल्टीपल एलील का उदाहरण होता है। ड्रोसोफिला में पंखों का आकार, प्रकार। ड्रोसोफिला में आंखों का रंग। मानव में ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसका उदाहरण, बहुविकल्पी एलील का उदाहरण। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खरगोशों का फर रंग, ड्रोसोफिला के जो पंखों का आकार। ठीक है, ड्रोसोफिला के आंखों का रंग, और मानव के ए बी व ओ जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो किसके उदाहरण है, मल्टीपल एलील का उदाहरण। अगला है स्यूडो एलील क्या होता है, हिंदी में इसे छद्म एलील, एक ही चरित्र के विभिन्न व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्यूडो एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो एलील कहते हैं। ये सीस ट्रांस स्थित प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो सिस्ट्रांस जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसे प्रदर्शित करते हैं कौन, स्यूडो एलिस। ठीक है, अगला बात करते हैं जीन इंटरेक्शन के प्रकार। जीन इंटरेक्शन होता क्या है, इसी एकल गुण के लिए विशिष्ट डाई हाइब्रिड अनुपात क्या होता है, 9:3:3:1। मतलब अगर बात करते हैं डाई हाइब्रिड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जो डाई हाइब्रिड का जीन इंटरेक्शन होता है 9:3:3:1। ठीक है, 93:31 जो होता है डाई हाइब्रिड होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं डुप्लीकेट की बात करते हैं। डुप्लीकेट कितना हो गया, 1 का 15। ठीक है, या 15 का 1 की बात करते हैं तो 151 ऐसे याद कर सकते हैं, या 15:1 याद कर सकते हैं, किसका है, डुप्लीकेट जीन का। ठीक है, मतलब 15 डुप्लीकेट थे तो एक क्या था, वो ओरिजिनल था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, डुप्लीकेट कितने थे, 15 थे, ओरिजिनल कितना था, एक था। अगला बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं, 9:7। ठीक, कॉम्प्लीमेंट किसने दिया, 9 ने, किसको दिया, 7 को। ठीक है, या 97 याद कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगला बात करते हैं सप्लीमेंट्री की बात करेंगे। अगला किसकी बात करेंगे, सप्लीमेंट्री की बात करेंगे, तो 9:3:4। ठीक है, 9:3:4 जो है किसका है, सप्लीमेंट्री जीन का है। ठीक है, वहीं कॉम्प्लीमेंट्री जीन का कितना है, 97 है। जो हमारा किसका, अभी ये मैंने अभी आपको बताया डुप्लीकेट जीन का 15 कितने थे, डुप्लीकेट थे और एक ओरिजिनल था। इनहिबिटरी जीन, निरोधात्मक जीन जो होते हैं 13:3 होते हैं। ठीक है, मास्किंग जीन क्या होते हैं, 12:3:1 होते हैं। पॉलीमर जीन 9:6:1 होता है। और एडिटिव जीन की बात करते हैं या योजक जीन की बात करते हैं तो 1:4:6:4:1। ठीक है, ये सारे के सारे जीन इंटरेक्शन है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड का जीन इंटरेक्शन कितना होता है, 9:3:1। ठीक है, 9:3:1। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं डुप्लीकेट जीन का, तो डुप्लीकेट कितने थे, 15 थे। ठीक है, और ओरिजिनल कितना था, एक था। वहीं अगर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट कितने पे आता है, 97 नंबर लाने पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कब दिया जाता है, जब 100 में आपके कितने नंबर आए, 97 नंबर आए। ठीक है, सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो 9:3:4 हो जाएगा। वहीं अगर इनहिबिटरी की बात करते हैं तो कितना, 13:3 हो जाएगा। मास्किंग की बात करते हैं 12:3:1। पॉलीमर जीन की बात करते हैं 9:6:1। और एडिटिव जीन की बात करते हैं 1:4:6:4:1। ठीक है, अगला हम जो हमारा पॉइंट है उसे हम बात करते हैं एंटीजन। ठीक, अगला पॉइंट क्या है हमारा, एंटीजन है। ठीक है, अभी जब हमारा कोविड-19 आया था तो बहुत सारे चीज़ें हमने देखी जानी थी कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। ठीक है, तो ये उन चीज़ों को ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक एंटीजन इम्यूनोजेनिक का एक अणु होता है जो विशेष रूप में एक एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, मतलब एंटीजन जो होता है इम्यूनोजेनिक, ठीक है, जो कि किसके साथ इंटरेक्शन करता है, स्पेशली किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, एंटीजन इम्यूनोजेनिक का मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर ताकत प्रदान करते हैं। इम्यून इम्यून आप ऐड वगैरह पढ़ते हैं ना, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, तो मतलब अपनी
अंदर की जो ताकत है या अंदर की क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या होता है, उसका एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जिसमें हमारी ताकत बढ़ती है या हमारी क्षमता बढ़ती है, ठीक है। उसके एक कण को हम लोग क्या कहते हैं, उसे एंटीजन कहते हैं। तो ये इंटरेक्शन किसके साथ करता है, एंटीबॉडी के साथ करता है। अब एंटीबॉडी होती क्या है, एक इम्यूनोजेनिक एक अणु है जो एक जीव की प्रणाली में पेश किया जाता है। तब यह प्रोटीन के एक वर्ग के उत्पादन को प्रेरित करता है जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मान लो हमारे अंदर, जैसे हमारे अंदर क्या हो गया था, हमारे अंदर क्या हो गया था, कोविड-19 का प्रकोप हो जाता था, ठीक है। अभी कोविड-19 आया था ना, कोविड-19 का प्रकोप हो जाता था, तो हमारे अंदर अगर क्षमता ही नहीं है रोग से लड़ने की, ठीक है, तो हमारा शरीर तो उससे लड़ नहीं पाएगा, तो उसका प्रकोप और होता जाएगा, दूसरे उसके साथ दूसरी बीमारियां और आती जाएगी। तो इसको हम रोकने के लिए, हमारे अंदर क्षमता विकसित करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एंटीबॉडी को बनवाते हैं। अब उसको कैसे बनवाएंगे, ठीक है, अब उसको कैसे बनवाएंगे, उसको इस तरीके से बनवाएंगे कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो ताकत है वो खुद से बनेगी जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे या उससे चीज़ों से बनेगी। उसी तरीके से जो एंटीबॉडी होती है वो रोग के प्रति लड़ने की क्षमता विकसित करती है, ठीक है। जो हमारे अंदर रोग आते हैं उनसे लड़ने के प्रति क्या करती है, क्षमता विकसित करती है, ठीक है। इसके उत्पादन को प्रेरित करने या इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसका उत्पादन कैसे होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तब इसका उत्पादन होता है किसका, एंटीबॉडी का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन से हमारे क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिससे कि हमारा शरीर जो है जो रोग होते हैं या जो भी और चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी एंटीजन एक दूसरे के रूप में काम करते हैं। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन नामक प्रोटीन के एक वर्ग से संबंधित होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन। क्या पढ़ेंगे, म्यूटेशन पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, म्यूटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन या हिंदी में इसे बोलते हैं उत्परिवर्तन, होता क्या है, जीवों के गुणों में अचानक आनुवंशिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। मान लो जो एक पीढ़ी चली आ रही थी, ठीक है, जैसे हम लोग किससे पैदा हुए, आदिमानव वगैरह जो थे, पहले के जो प्राणी थे उन लोगों से धीरे धीरे बंदर बंदर से कन्वर्ट हुए आदिमानव में, आदिमानव से धीरे धीरे हम लोग रहन सहन पे आ गए, धीरे धीरे हम लोग विकसित हो गए। तो जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, हम लोगों के जो पूर्वज थे बंदर थे, ठीक है। तो बंदरों के पास क्या थी, अभी भी आप लोग देखते होंगे पूंछ थे, लेकिन हम लोगों के पास क्यों नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उनका धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो वो तो हमारा धीरे धीरे, लेकिन अगर हम एक पीढ़ी में, ठीक है, मान लो हमारी ये पीढ़ी चल रही है, ठीक है, मान लो कोई एक्स वाई जेड हमारी पीढ़ी चल रही, इसमें कोई भी हमारी नाकामी नहीं कह सकते, इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी रोग नहीं, अचानक से दूसरी पीढ़ी में कोई परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, रोग के प्रति या किसी भी तरीके से शारीरिक परिवर्तन या मेंटली परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो वो जो हमारा अचानक से परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। मतलब पिछली पीढ़ी में नहीं था, इस पीढ़ी में अचानक से दिखने लगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसको उत्परिवर्तन को बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्ती कहलाते हैं। इनको ये क्या होता है, आनुवांशिक परिवर्तन दिखाने वाले को क्या कहते हैं, उत्परिवर्ती कहते हैं, ठीक है। जो हमारे आनुवांशिक परिवर्तन या जो हमारे जो हमारा जो इनहेरिटेबल चेंजेस का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे लक्षण होते हैं वो चलते रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेंट्स कहते हैं। अगला बात करते हैं म्यूटाजेन की। अगला किसकी बात करेंगे, म्यूटाजेन की। एजेंट, मतलब जो एजेंट जो रासायनिक और भौतिक दोनों होते हैं, उत्परिवर्तन की आवृत्ति को कई गुना बढ़ा देते, जिन्हें म्यूटाजेन कहते हैं। म्यूटाजेन क्या होता है, जो वे केमिकल या जो फिजिकल मेथड जो हमारे अंदर म्यूटेशन की स्थिति को या म्यूटेशन की अवस्था को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटाजेन कहते हैं, ठीक है। तो आमतौर पर जो हमारे म्यूटाजेन इस्तेमाल होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लास की और म्यूटाजेन की, ठीक है। कौन से म्यूटाजेन होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे फिजिकल म्यूटाजेन होते हैं, मतलब जो भौतिक रूप से म्यूटेशन करते हैं। पहला है आयनिन विकिरण, ठीक है, या आयोनिक रेडिएशन की बात करते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, म्यूटेशन का काम करते हैं।
गैर नॉन आयनिक जो हमारे होते हैं वो कौन थे, यूवी रे। ठीक है, रेस सभी होंगी, लेकिन अगर आयनिक की बात करते हैं तो अल्फा बीटा गामा। हमें केवल इतना याद रखना है, जो नॉन आयनिक है उसमें यूवी रे जाता है, बाकी सभी में अल्फा बीटा गामा आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स रेज भी आ जाएगा, एक्सरे वगैरह कराते हैं उससे भी क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। अगला बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज म्यूटाजन की बात करते हैं, जो हमारे बेसिक होते हैं, बेसिक कह लें, ठीक है, या एल्कला बेसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कौन आता है, 5 ब्रोमो यूरेसिल आता है। क्या आता है, 5 ब्रोमो यूरेसिल आता है। ठीक है, वही अगर क्षारीय उत्परिवर्तन जन की बात करते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एल्कलेटिंग एजेंट। इसमें क्या आता है, मस्टर्ड गैस आता है, ईएमएस आता है, एमएमएस आता है, ईईएस आता है। ठीक है, ये सारी जो हमारे केमिकल आते हैं ये एल्कलेटिंग में आते हैं। एक्रीडिन डाई की बात करते हैं, ठीक है, इसमें एफिक्लेविन आता है। क्या आता है, एकी फ्लेविन आता है, एकी फ्लेविन आता है। ठीक है, अगला है डीएमिनेशन। क्या है, डीएमिनेशन, इसमें आता है इथियम ब्रोमाइड। इसमें कौन आता है, इथियम ब्रोमाइड आता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, केमिकल म्यूटाजन। क्या हो गए, केमिकल म्यूटाजन हो गए। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला नोट है उसके बारे में कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। स्वतः जो स्पॉन्टेनियस उत्परिवर्तन की दर बहुत कम है, आमतौर पर यूरेकियोटस के 10 की पावर -4 से 10 की पावर -6 और प्रोकैरियोट्स के लिए 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 है। मतलब जो हमें स्वतः परिवर्तन होता है, ठीक है, सेल्फ म्यूटेशन की जो हमारी रेट है क्या, सबसे कम है। ठीक है, तो अगर हम यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो 10 की पावर -4 से 10 की पावर -6 है। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज से आप लोग समझ रहे हैं, किसी चीज से लिंक हो रहा है तो क्या लिंक हो रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक गुणसूत्र पर सभी जीन एक दूसरे से जुड़े हुए और लिंकेज समूह में रहते हैं। ठीक है, मतलब एक जो हमारा क्रोमोजोम होता है, जो मैंने आप पहले क्लास शुरू की थी स्टार्टिंग में बताया था, जो क्रोमोजोम होता है उस पर क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो जीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक क्रोमोजोम पर अगर जीन है तो वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। एक ही लिंकेज समूह में संलग्न जीन की विरासत की घटना को क्या कहता है, लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, यह क्रॉसिंग ओवर के विपरीत होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करके एक दूसरे के टुकड़े को अलग अलग काट दिया जाता है और अपने में मिला ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। लिंकेज का मतलब होता है ये टूटते नहीं, ये लिंक रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं, क्रॉसिंग ओवर में जुड़े नहीं रहते। लिंकेज के जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आता है कपलिंग। लिंकेज का जो स्टेप होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कपलिंग की। दो या दो से अधिक प्रमुख या आवर्ती एलील के बीच संबंध को क्या कहते हैं, युग्मन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो दो या दो से अधिक जो डोमिनेंट होते हैं, प्रमुख का मतलब होता है जो डोमिनेंट लक्षण होंगे या जो रिसेसिव लक्षण होंगे, उनके बीच को हम लोग, उनके बीच के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, एलिल्स कहेंगे, सॉरी युग्मन कहेंगे या कपलिंग कहेंगे। इसमें या लगा है ना, या और लगा है, तो या तो डोमिनेंट होंगे दोनों के बीच में लक्षण, या तो रेसेसिव होंगे। ठीक है, दोनों नहीं हो सकते, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। प्रतिकर्षण रिपल्शन की बात करते हैं, प्रमुख जो डोमिनेंट एलील के साथ साथ जो डोमिनेंट एलील और साथ ही साथ जो हमारा रिसेसिव एलील है, इसके लिंकेज को प्रतिकर्षण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब दोनों अगर साथ होंगे तो रिपल्सन होगा, अगर दोनों अलग अलग होंगे तो क्या होगा, कपलिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग लिंकेज का पता कैसे लगाते हैं, तो टेस्ट क्रॉस लिंकेज का पता लगाने के लिए आम तरीका, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस करके हम लोग क्या करते हैं, लिंकेज का पता लगाते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस। क्या बात करेंगे, इंटरफेरेंस, ये किसने दिया था, मूलर ने दिया था। अपने आवर्त समवर्ती क्षेत्र में एक क्रॉस ओवर द्वारा अन्य क्रॉस ओवर की संभावना को कम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप कहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, साथ ही साथ दूसरी जगह अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसको क्या करते हैं, इसकी क्रॉसिंग ओवर की संभावना को या क्षमता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इसकी इफिशियंसी क्या करते थे, कम कर देते, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप करते हैं। भाई यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया,
अब यहाँ पे जो अगर क्रॉसिंग ओवर होने वाला है तो अब यहाँ पे तुम तो हस्तक्षेप कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे इंटरफेयर करके तुमने क्रॉसिंग ओवर की क्षमता को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, या इसी को हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है। अगला है हमारा संयोग या कोइंसिडेंस। ये भी किसने दिया था, मूलर ने दिया था। ठीक है। हमने क्या पढ़ा, अभी इंटरफेरेंस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा कोइंसिडेंस है, ये मूलर है। इसने हस्तक्षेप की ताकत या डिग्री को समझाया। ठीक है। जो इंटरफेरेंस की, इंटरफेयर इंटरफेयर कह दे, इंटरफेरेंस कह दे, हस्तक्षेप कह दे, कुछ भी कह दे, जो उसकी ताकत है या उसकी जो इफिशिएंसी या डिग्री, उसको समझाने की जो पॉइंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोग या कोइंसिडेंस कहते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, या लिंग निर्धारण की। ये क्या होता है, एक निर्णय लेने के लिए विभिन्न आनुवंशिक अवधारणाओं का उपयोग करता है कि क्या एक विशेष व्यक्ति पुरुष या महिला सेक्स में विकसित होगा। लिंग निर्धारण जीन एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ ऑटोसोम भी मौजूद रहते हैं। मतलब लिंग निर्धारण क्या होता है, दो टाइप के लिंग होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है। तो ये जो निर्धारित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। ये निर्धारित कौन करता है, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे लिंग निर्धारण को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। अब हम बात करेंगे जो लिंग से जुड़े वर्ण या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर की बात करेंगे। ठीक है। जिन वर्णों के लिए जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, उन्हें लिंग से जुड़े लक्षणों के रूप में जाना जाता है। मतलब हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, उस पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो जीन जिस भी सेक्स से, या इसे कह दे जिस भी लिंग से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे अगर जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उन्हें उसके द्वारा ही क्या होता है, हमारा सेक्स जो हमारा मेल या फीमेल होगा उसका निर्धारण होता है। ठीक है। ऐसे जीन को सेक्स लिंक जीन भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे किसी लिंग से निर्धारित जुड़े हुए होते हैं या सेक्स से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जीन को लिंकेज या सेक्स लिंकेज भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी जो विशेषताएं होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं स्थान की या लोकेशन की। सेक्स लिंक जीन केवल एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। किस पे होता है, एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। नंबर की बात करते हैं, द्विगुणित जीन में प्रत्येक समरूप सेक्स, ठीक है, जो एक जैसा सेक्स होता है, ठीक है, या लिंग होता है, उसमें लिंक किए गए युग्मकों की दो प्रतियां या टू कॉपीज होती है। ठीक है। जिसमें सेम जो सेक्स होता है या लिंग होता है, उसमें क्या होता है, दो जो उसपे गैमीट होते हैं या युग्मक होते हैं, उसकी दो कॉपी होती है। ठीक है। एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है। अगर एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की बात करते हैं, समरूप सेक्स में एक पुनरावृत्ति जीन जो रिसेसिव जीन होता है उसको व्यक्त कर सकता है। विषम लिंगी में एक आवर्ती एलील व्यक्त कर सकता है। ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला बात क्या करेंगे, सेक्स लिंक क्रोमोसोम हो गया, सेक्स लिंक हो गया। अगला अगला हम बात करेंगे ट्रांसमिशन की। ठीक है। मतलब एक्सप्रेस भी हो गया। ये मैंने क्या पढ़ा, लोकेशन क्या होती है, ये एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, सेक्स लिंक क्रोमोसोम। ठीक है। जीन की बात करते हैं, नंबर कितने होते हैं, ये समरूप सेक्स पे लिंक किए गए क्रोमो की दो कॉपी होती है। कितनी होती है, टू कॉपीज होती है। नंबर की बात करें, दो कॉपी होती है। एक्सप्रेशन कैसे होता है, समरूप सेक्स में एक पुनरावृत्ति जीन रिसेसिव जीन व्यक्त कर सकता है। ठीक है। विषम लिंगी में एक आवर्ती एलील व्यक्त कर सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, इसको सही दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। सेक्स से जुड़े जीन मादा और पुरुष में प्रसारित होते हैं। ठीक है। जो सेक्स से जुड़े जीन या लिंग से जुड़े जीन क्या होते हैं, मादा और पुरुष में जाते हैं, बल्कि पुरुष से मादा में नहीं, क्योंकि नर मादा से केवल अपने से एक्स गुणसूत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लिंग से जुड़े जो जीन होते हैं, मादा से किस में जाते हैं, पुरुष में जाते हैं, बल्कि पुरुष से मादा में नहीं। ठीक है। जो मादा से क्या होता है, मतलब जो फादर होंगे, ठीक है, मदर होंगी, उनसे जो उनकी संतति अगली जो पीढ़ी बनेगी, उसमें जो कैरेक्टर होंगे, ठीक है, चाहे सन बने या डॉटर बने, तो उसमें जो गुणसूत्र जाएंगे किससे जाएंगे, माता से जाएंगे, ना कि पापा से जाएंगे। ठीक है। क्योंकि नर मादा से केवल अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगर सन होता है
ठीक है, या डॉटर होती, तो जो अगली पीढ़ी होगी उससे केवल एक्स क्रोमोसोम ही प्राप्त कर पाएंगे। क्या प्राप्त कर पाएंगे? एक्स क्रोमोसोम ही प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मादा से जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या किससे प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। अगला क्या कह रहा है? सेक्स से जुड़े जीन पहली पीढ़ी में पुरुष से महिला में और फिर दूसरी पीढ़ी में महिला से पुरुष में मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो लिंग से निर्धारित जो जीन होते हैं सबसे पहले क्या पहली पीढ़ी में पुरुष से मिलेंगे। ठीक है, कि क्या बनेगा, लड़का बनेगा लड़की बनेगी। अगर दूसरी पीढ़ी हो रही होती है तो उसमें माता से जीन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की विरासत जिसमें सेक्स से जुड़े जीन को दादा से पोते तक बेटी के माध्यम से विरासत में होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले फादर थे, मदर हुई, ठीक है, या फन संतति हुई, मान लो सन हुआ, तो इसमें जो लिंग निर्धारण जीन किसका आएगा? फादर का आएगा। अब F2 संतत मतलब दूसरी पीढ़ी अगर आई तो इसमें लिंग निर्धारण किससे होगा? इसकी माता से, जिससे इसका क्रॉस होगा उससे इसका लिंग निर्धारण होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटे से फिर पोते से इसी तरीके से चीज चलती रहती। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, लिंग से जुड़े जो वर्ण होते हैं सेक्स लिंग कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे ड्रोसोफिला में सफेद आंख सिंदूर आंख। ठीक है, दो टाइप के लक्षण इसमें होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला होता है उसमें इसका लक्षण क्या होता है? सफेद आंख होती है। ठीक है, और जो सिंदूर वाली आंख होती है। होमोफिलिक महिला और सामान्य पुरुष के बीच शादी के मामले में होमोफिलिक मानव में लिंग संलग्न सेक्स लिंग का प्रसिद्ध उदाहरण है। मतलब ये कहा जा रहा है जो होमोलिम्फिलिक जो महिला होती है और जो सामान्य पुरुष के बीच शादी होती है। ठीक है, तो जो होमोफिलिक मानव में लिंग संलग्नता का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं किसके आते हैं? होमोफिलिक महिला के कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं रंग अंधापन या कलर ब्लाइंडनेस। मनुष्य में लिंग संलग्नता का एक और उदाहरण है। कलर ब्लाइंड पुरुष और सामान्य महिला के बीच की शादी से पुत्र तो सामान्य होंगे, लेकिन बेटियां इस तरह से जीन को विषम स्थिति में ले जाएंगी। मतलब अगर एक कोई अंधापन है, ठीक है, अंधापन का मतलब कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, रंग नहीं पहचान पाता। ठीक है, ये कैसा कैरेक्टर है? ये आनुवांशिक कैरेक्टर है। तो जो उन दोनों का एक सामान्य पुरुष है जो कि आराम से चीजें देख सकता है, एक महिला है जिसे रंग पहचानने में दिक्कत होती है, तो उसका और सामान्य पुरुष का अगर शादी होती है तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो उसमें जो अगर लड़का होता है तो लड़का सामान्य होगा, अगर लड़कियां होंगी तो जो कलर ब्लाइंडनेस का लक्षण है वो किस में चला जाएगा? लड़कियों में चला जाएगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस लड़के के साथ इस तरह की वाहक लड़की के बच्चे पैदा होंगे तो उनमें 50% बेटों में यह रोग फैल जाएगा, भले ही एक ही जीन वाहक विषम विषम स्थिति में हो। मतलब लड़की में क्या होगा? लड़की में क्या होगा? वो लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन लड़की से अगर लड़का और लड़की दोनों पैदा होते हैं तो 50% लक्षण फिर लड़के में दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं सेक्स लिंग कैरेक्टर्स की। ठीक है, जो लिंग निर्धारण वर्ण है उसे संबंधित जो कैरेक्टर्स है, जिन वर्णों को केवल एक सेक्स में ही व्यक्त किया जा सकता है उन्हें केवल लिंग सीमित वर्ण कहा जाता है। जैसे महिला में स्तन विकास और पुरुष में दाढ़ी। इसका क्या मतलब? तो जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो केवल एक ही सेक्स को व्यक्त करते हैं। ठीक है, या ऐसे कहते हैं जैसे कोई एक्स कैरेक्टर है, ठीक है, वो केवल स्पेसिफिक पर्सन में है, स्पेसिफिक लिंग में है। जो वाई कैरेक्टर है वो केवल स्पेसिफिक वर्ड लिंग में है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स लिंग कैरेक्टर कहते हैं, लिमिटेड कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोगों में क्या होता है, लड़कों में क्या होता है? दाढ़ी होती है। फीमेल्स में क्या होता है? जैसे उदाहरण में दिया गया स्तन का विकास होता है। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे में नहीं जा सकते। अगर औरत है या लेडीज है तो उसमें स्तन का विकास होगा, अगर लड़का है तो उसमें दाढ़ी जो है वो उसका विकास होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहते हैं। अगला हम बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8, इसमें हम बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की। दो मुख्य प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं। अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो इसमें दो मेन प्रोसेस जो होती है शामिल होती है। पहला होता है
प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं या टेनलिज्म की बात करते हैं। इसे टेनलिज्म भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, प्रतिलेखन। ये क्या होता है? एक डीएनए टेम्पलेट से मैसेंजर आरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रतिलेखन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो डीएनए का टेम्पलेट होता है, ठीक है, उससे जो आरएनए मैसेंजर एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए जो होता है मतलब डीएनए से एमआरएनए तक क्या हुआ? सूचना पहुंची। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट हो गई। ठीक है, सूचना पहुंच गई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह इंटरफेस के दौरान होती है और सेल डिवीजन के प्रोसेस तक जारी रहती है। ठीक है, डीएनए डीएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्टेज होता है प्लस ट्रांसक्रिप्शन आयन इसमें होते हैं जो कि आरएनए तक, एमआरएनए तक, मैसेंजर आरएनए तक पहुंचते हैं। ठीक है अगला बात करते हैं, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से डीएनए तक गठन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। ठीक, जब एमआरएनए से क्या होता है? डीएनए बनता है। अगला बात करते हैं अनुवाद, ट्रांसलेशन। अब वहाँ तक भाई मैसेज पहुँच तो गया, लेकिन मैसेज किस भाषा में पहुँचा, कैसे पहुँचा, उसको ट्रांसलेशन भी करना है ना कि क्या कह रहा है। अब अगर हम आपसे कोई मैसेज भेज रहे हैं तो उसका मतलब तो समझ में आना चाहिए, उसको ट्रांसलेशन तो हमें करना चाहिए ना, किस हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है? एमआरएनए क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है। एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को अनुवाद के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जब एमआरएनए का मैसेज पहुंचता है उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस चालू होता है। तो डीएनए से क्या हुआ? एमआरएनए तक मैसेज गया, एमआरएनए से क्या हुआ? फिर प्रोटीन का निर्माण होने लगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साइटोप्लाज्म का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमारा क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, अधिकांश फिनोटाइपिक वर्ण, फिनोटाइपिक मैंने आपको बता दिया था, जो हमें आंखों से दिखाई देते लक्षण उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं या फिनोटिपिक कहते हैं। वर्ण गुणसूत्रों में मौजूद जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे फिनोटिपिक लक्षण होते हैं, मतलब जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं? जो गुणसूत्र पे जीन होते हैं उनसे नियंत्रित होते हैं। लेकिन कुछ वर्ण जो साइटोप्लाज्म में मौजूद कारकों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, ऐसे को साइटोप्लाज्म में पड़े इन कारकों को प्लाज्मा जीन कहा जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो हमारे फिनोटिपिक कैरेक्टर होते हैं वो जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जीन द्वारा नियंत्रित वर्णों के संचरण को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पहला मामला कॉर्नेंसिस 1909 द्वारा फॉर ओ क्लॉक मिराबिलिस जाल्पा में पत्ती के रंग के लिए दर्ज किया गया था। ठीक है, कब? कॉर्नेंसिस। ठीक है, किसके द्वारा? फॉर ओ क्लॉक। ठीक है, कौन सा? फॉर ओ क्लॉक, जिसमें क्या होता है? पत्ती के रंग के लिए प्रदर्शित किया गया या पत्ती के रंग के कारण इसे देखा गया। इसका उपयोग मक्का, बाजरा, शरबत, कपास आदि कई फसलों में साइटोप्लाज्मिक जो मेड स्टेरिलिटी होती है इन लाइनों के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, जो इनका जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है ये कहाँ पे यूज होता है? जब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी आ जाती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की। यहाँ से हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे प्लांट ब्रीडिंग को। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगली हमारी जो क्लास होगी कहाँ से होगी? प्लांट ब्रीडिंग से क्लास होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी और जो हमारी जितनी भी क्लासें हैं आपको पसंद आ रही होंगी। तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।